स्वागत है आज की इस परिचर्चा में। और आज की चर्चा का विषय है अभी पासपोर्ट को लेकर के होम मिनिस्ट्री ने जो कुछ भी दावे किए हैं उसको लेकर के किस प्रकार के अंतर्विरोध पनप रहे हैं। संडे तक के सारे अखबारों में ये हाईलाइटेड इश्यूज बन के रहा। दर्जनों आर्टिकल है। थोड़ा सा मैंने 1-2 दिन तक वेट किया कि बौद्धिक जगत में चल क्या रहा है। तो कुल मिलाकर के चर्चा का जो केंद्रण है वो ये है कि अभी होम मिनिस्ट्री ने क्या अनाउंसमेंट किया है। होम मिनिस्ट्री ने जो अनाउंसमेंट किया है उसके पहले सिटीजनशिप को लेकर के क्या क्या चीजें हुई हैं, 1-2 कोर्ट का जजमेंट आ रहा है। और तीसरा कि अगर सिटीजनशिप को प्रमाणित करने के लिए पासपोर्ट जैसे वैधानिक चीजें अगर मान्य नहीं है तो फिर किसको मान्य किया जाए। और इस प्रकार की जो भी घोषणाएं हो रही हैं उसके पीछे मंशा क्या है, किस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं और क्या इसके पीछे कोई सरकार का अपना एजेंडा है और वो एजेंडा देश के नागरिकों के लिए कितना यूजफुल होगा या उनके लिए टॉर्चर वाला होगा। एसआईआर को लेकर के बहुत सारी चीजें उभर करके आई हैं। और सबसे अंतिम बात कि इन सारे गतिरोध की स्थिति में देश के नागरिकों के लिए बेहतर क्या हो सकता है गवर्नेंस के लेवल पर। तो हम लोग चर्चा इसी की शुरू करते हैं। पासपोर्ट और नागरिकता संबंधी प्रावधान, जिसमें विदेश मंत्रालय की घोषणा, उससे जो उभरा हुआ डिस्प्यूट्स है, गवर्नमेंट की जो मंशा है और एक वैकल्पिक मॉडल क्या हो सकता है, उसी की चर्चा यहां पर की गई है। सबसे पहले थोड़ी सी चर्चा करते हैं यहां पे कि विदेश मंत्रालय ने क्या कहा है। तो विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पासपोर्ट जो है वो एक ट्रेवल डॉक्यूमेंट है और वो एक सिटीजनशिप का प्रमाण नहीं है। दूसरा, पासपोर्ट डॉक्यूमेंट है और वो सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं माना जा सकता है। और ऐसा इसलिए इन्होंने कहा है कि पासपोर्ट एक्ट जो बना है, मैं पासपोर्ट एक्ट का डेट भी बता देता हूं, मैंने इसको खोज के निकाला, धारा 20 के तहत, कि ये गवर्नमेंट ऐसे व्यक्ति को भी जारी कर सकती है जो देश का नागरिक नहीं है। इन 3 चीजों से एक खलबली मची, क्योंकि अभी तक पासपोर्ट किसी भी व्यक्ति के नागरिकता का सबसे बड़ा प्रमाण माना जाता था। विदेशों में आप किस देश के नागरिक हैं इस चीज को दिखाने के लिए पासपोर्ट दिखाया जाता था। लेकिन यह बात सही है कि कहीं भी पासपोर्ट एक्ट में यह नहीं लिखा कि यह आपके नागरिकता का सबसे प्रूफ या दस्तावेज है। बट आप कहीं भी जाइए, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो रेलवे का काउंटर हो या प्लेन में सफर कर रहे हो, तो उसमें जो भी आईडी दिखानी होती है उसमें एक ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, आधार कार्ड और उसमें पासपोर्ट भी रहता है। और इन सब में सबसे ऑथेंटिकेट पासपोर्ट माना जाता है। क्यों, उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि इसके पीछे गवर्नमेंट की सोच क्या है और उद्देश्य क्या है। सोच ये है कि जो भी मतदाता सूची है और जो एसआईआर हुआ है, उसके एसआईआर के दौरान कई बार कई ऐसे नाम आए हैं जो पासपोर्ट में अलग हैं और वहां मतदाता सूची में अलग है। उसको लेकर के एक समस्या आ रही है। और दूसरा, गवर्नमेंट का एम्बिशन यह है कि पासपोर्ट जारी करते समय नागरिकता की तत्कालीन संतुष्टि होती है, लेकिन यह लॉन्ग टर्म की संतुष्टि नहीं होती। कुल मिलाकर के सच्चाई यह है कि गवर्नमेंट ने जो भी क्लैरिफिकेशन दिया है वो आम नागरिकों को समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार ने किन मुद्दों को लेकर के इस प्रकार की घोषणा की है। तीसरा, जो सबसे बड़ी बात है कि इस घोषणा के ऊपर क्या विवाद उठ रहे हैं और उनका बेस क्या है, तो उनके ऊपर बात करते हैं। कहना यह है कि पासपोर्ट जब जारी होता है तो इतना जबरदस्त क्लैरिफिकेशन होता है या वेरिफिकेशन होता है, तब क्लैरिफिकेशन होता है। और जब पासपोर्ट बनता है तो उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। जैसे मैंने पासपोर्ट जब बनवाया तो हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस, जहां मैं रह रहा हूं वहां का, मेरा मूल निवास प्रमाण पत्र, जहां मैं दिल्ली में रह रहा हूं वहां लैंडलॉर्ड का वेरिफिकेशन, अगल बगल के पड़ोसियों का वेरिफिकेशन, तब जाकर के हुआ। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आधार कार्ड केवल पहचान और निवास का प्रमाण है, वोटर आईडी के रूप में इसे प्रमाण नहीं माना जाता। पासपोर्ट को भी बाहर करने की बात यहां पर कही गई है। तो कुल मिलाकर के जो विरोधाभास की स्थिति पनपी है वो ये है। अब बात करते हैं कि भारतीय जो विपक्ष है और मीडिया का आरोप क्या लग रहा है। तो जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, जो विशेषज्ञ हैं, उनका यही कहना है कि सरकार इसके आड़ में एनआरसी
और सीएए को इंप्लीमेंट करने जा रही है। वास्तविकता क्या है? एनआरसी और सीएए की बात करें तो उनका कहना है कि जो एनआरसी इंप्लीमेंट की गई थी असम में, और इसके तहत असम के मूल नागरिकों में से कई नागरिकों को बाहर किया गया, यह एनआरसी अब पूरे भारत में इंप्लीमेंट होगी। और कौन मूल निवासी है, कौन नहीं है, कौन घुसपैठिया है, इनकी पहचान की जाएगी। इसके पीछे मानसिकता यह है, या सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो कई मायलों में अधूरा रह गया है, उसको पूर्ण करने की यह एक पहल है। तो कुल मिलाकर के विपक्ष या अभी जो चर्चा का केंद्र है वो यही लग रहा है कि गवर्नमेंट इस पासपोर्ट डिस्प्यूट्स के आड़ में इन दो चीजों को पूरा करने के फिराक में है या उद्देश्य में संचालित है, और जिनका मूल उद्देश्य है भारत के मूल नागरिकों को पहचान करना, और जो भी घुसपैठ करके इलीगल तरीके से भारत में रह रहे हैं उनकी पहचान करके देश से बाहर करना। कई बार आंकड़े भी आए हैं कि भारत में 5 करोड़ इलीगल बांग्लादेशी निवास कर रहे हैं। खैर, आगे देखिए। दूसरा, पहला आरोप तो यह है। दूसरा आरोप है कि गवर्नमेंट इस रूल्स के माध्यम से कई लोगों को टॉर्चर कर सकती है या एक तरीके से परेशान कर सकती है। कितना अजीब आरोप है कि जो भी भारत के सीमावर्ती राज्य हैं, चाहे वो असम हो, वेस्ट बंगाल हो और बिहार हो, इनके लोगों को टॉर्चर कर सकती है, ये आरोप लगाया जा रहा है। तीसरा, ये भी कहा जा रहा है कि एक तरफ वर्ल्ड लेवल पर दुनिया के सभी देश अपने पासपोर्ट रूल्स रेगुलेशन को इजी बना रहे हैं, वहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत में इसके इंपॉर्टेंस को कम कर रही है। तो ये 3 प्रमुख आरोप लग रहे हैं कि भारत के सीमावर्ती राज्यों में पासपोर्ट के नए अनाउंसमेंट के आधार पर लोगों को टॉर्चर किया जाएगा, या एक तरीके से मुस्लिम समाज के प्रति एक नया स्टैंड लिया जाएगा। पहले इसमें मुस्लिम थे, लेकिन जब बाद में असम में एनआरसी इंप्लीमेंट हुआ तो कई लोग ऐसे भी थे जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे और वो असम के मूल निवासी थे, और वो भी वहां के नागरिक न मान के घुसपैठ के श्रेणी में आए। तो कुछ ना कुछ इन सभी आरोपों में वास्तविकता भी है और सच्चाई भी है। सबसे बड़ी बात कि इस आरोप प्रत्यारोप का औचित्य क्या है। कुछ न कुछ तो स्टैंड लेना पड़ेगा। भारत में करोड़ों गरीबों और विस्थापितों के पास दशकों से पुरानी भूमि का रिकॉर्ड या जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। जैसे मैं खुद अपनी बात करूं, मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। हाँ, मेरे पास पुश्तैनी जमीन जायदाद है, दादा परदादा की सारे वेरिफिकेशन वाले डॉक्यूमेंट्स है, लेकिन बर्थ सर्टिफिकेट मेरे पास नहीं है, क्योंकि जेनजी के थोड़े से पहले वाली पीढ़ी में मैं हूं। और जब मेरा जन्म हुआ था तो जन्म प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं। इनफैक्ट उस समय किसी की मृत्यु भी हो जाती थी ना, तो डेथ सर्टिफिकेट नहीं लिया जाता था, क्योंकि इतना माना जाता था कि कोई भी स्त्री अगर फॉर्म पे लिख लेती है कि मेरे पति की मृत्यु हो गई है तो उसे मान लिया जाता था, सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती थी। लेकिन अब तो इतनी फर्जीवाड़ा हो गया है कि आप इनके पति हैं तो प्रमाणित करिए कैसे पति हैं, या ये मेरी पत्नी है, या ये मेरे पुत्र हैं, या मेरे पिता हैं, या कुछ भी ऐसा हो जाता है तो सब चीज में सर्टिफिकेट और लगता है उसकी वेरिफिकेशन भी होती है। अब जो मूल बात आ रही है कि क्या होना चाहिए, या नागरिकता को सिद्ध करने के लिए वैकल्पिक मॉडल क्या होनी चाहिए, या आगे के रास्ता क्या अपनाना चाहिए। जब भी किसी भी प्रॉब्लम की बात होती है ना, तो सिर्फ प्रॉब्लम प्रॉब्लम कह करके भारत में प्रॉब्लम को और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की परंपरा रही है। बट ये प्रॉब्लम है, ये सिचुएशन है, और इस प्रॉब्लम का समाधान या सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, फोकस इसी पर होना चाहिए। सबसे बड़ी बात, क्या सरकार यूनिवर्सल सिटीजनशिप सर्टिफिकेट जारी कर सकती है कि एक ऐसा नंबर, जैसे विदेशों में हॉलीवुड की फिल्मों में देखा होगा कि एक कोई नंबर होता है, उस नंबर में किसी भी व्यक्ति की सारी जानकारी उसमें मेंशन होती है कि वो व्यक्ति कौन है, क्या है, कैसे है, कहाँ का रहने वाला है, कहाँ नौकरी किया है, जेल गया है या नहीं गया है, उसका बैंक अकाउंट है, वैसे वैसे कोई भी सार्वभौमिक नागरिकता प्रमाण पत्र वैश्विक स्तर पर
की तरह भारत में भी जन्म के समय ही डिजिटल और परमानेंट सिटीजनशिप सर्टिफिकेट जारी करने की पहल की जा सकती है। सरकार इसके बारे में सोच रही है कि नहीं सोच रही है, इस बात को अभी मैं नहीं कह सकता, लेकिन वर्ल्ड के अन्य और देशों में यह है। दूसरा, इसमें अमेंडमेंट किया जाए कि नागरिकता अधिनियम में अमेंडमेंट कर यह जोड़ा जाए कि जब तक राज्य के पास कोई ठोस सबूत न हो तब तक वैध पासपोर्ट को नागरिकता का पर्याप्त साक्ष्य माना जाए। और होगा भी यही। हरीश साल्वे जी ने एक स्टेटमेंट दिया कि विदेशों में नागरिकता का सबसे बड़ा प्रमाण पत्र पासपोर्ट है। हरीश साल्वे सरकारी वकील माने जाते हैं, यूएन में भी गए हुए हैं, ₹1 में उन्होंने भारत सरकार का मुकदमा लड़ा, काफी बड़े वकील हैं। अगर उनका स्टेटमेंट आता है तो कहीं ना कहीं वो सरकार के तरफ से बोलते दिखाई देते हैं। तो जो अभी उन्होंने कहा है कि विदेशों में पासपोर्ट ही नागरिकता का सबसे बड़ा प्रमाण है, तो यह अभी लागू रहेगा जब तक कि कोई अल्टरनेटिव सॉल्यूशन ना आ जाए। तीसरा, कि सरकार कोई सिंगल नेशनल आईडी दे दे, कि बहुउद्देशीय राष्ट्रीय पहचान पत्र जो कि नागरिकता को भी प्रमाणित करे और वो हर तरीके के प्रमाण देने में यूजफुल हो। वोट देने में उसका भी प्रयोग हो, बैंक अकाउंट्स में भी खोलने में भी उसका प्रयोग किया जा सके, कहीं यात्रा करने पर पहचान आईडी के रूप में उसका प्रयोग हो सके, या फिर कुछ ऐसी चीजें। तो ये 3 चीजें हैं जिनके ऊपर सरकार पहल कर सकती है। और आपको मैं बता दूं कि जो होने की चांसेस हो रहे हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स मेरे सामने यहां आए और लगभग 4 दिन तक मैं इन सारे अखबारों को पढ़ता रहा। अलग अलग जो चीजें उभर करके सामने आई वो ये है कि सरकार एक यूनिवर्सल सिटीजनशिप सर्टिफिकेट देने की सोच रही है, जैसे 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 राशन कार्ड, ठीक है, फिर उसके बाद जीएसटी जैसे एक टैक्स, तो कोई एक सर्टिफिकेट, और इसमें एक ऐसी आईडी देने की बात की जा रही है जिसमें सभी तरह की इंफॉर्मेशन हो। लेकिन इसके बाद मैंने जो कुछ अखबारों को पढ़ने के बाद जो नोट किया उसमें यह है कि इसके पीछे मंशा क्या है वो क्लियर नहीं हो रही है। दूसरा जो उभर के सामने आया है कि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है, इसके प्रमाणित करने की जिम्मेदारी नागरिक की है। इसमें संशोधन होना चाहिए कि अगर मैं भारत का नागरिक नहीं हूं तो इसके लिए गवर्नमेंट कुछ अनाउंसमेंट करे कि ये चीज आपको देनी होंगी। जिस प्रकार का परेशानी एनआरसी को लेकर के या एसआईआर को लेकर के लोगों को ही उस प्रकार की परेशानी ना हो। तीसरी बात वो ये भी है कि क्या इसमें कोई वोट बैंक पॉलिटिक्स का एंगल है? अगर है तो ये नहीं होना चाहिए। इसके आड़ में देश के नागरिकों को उत्पीड़न न हो, इसके आड़ में देश के नागरिकों के साथ दोहरा व्यवहार न किया जाए, और सबसे बड़ी बात कि ये जो भी समस्या आई है उस समस्या के समाधान के लिए कोई ऐसी पहल की जाए, जैसे ये तो रहेगा, अभी भी पासपोर्ट है और आगे भी रहेगा, कुछ अन्य और चीजें हो जिसकी वजह से समस्या ना हो। ठीक है, एनआरसी अगर है तो इंप्लीमेंट करिए, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को अगर सही तरीके से करना है तो भी सही तरीके से करिए। और सबसे बड़ी बात, भारत के सीमावर्ती इलाकों में जो घुसपैठ हुई है उनकी पहचान करने के जो भी तरीके हैं उन पे अच्छी तरीके से इंप्लीमेंटेशन हो। लेकिन मूल बात यह है कि नागरिकों को ऊपर या नागरिकों को टॉर्चर न किया जाए। नागरिकता प्रमाण करने की जिम्मेदारी सरकार की हो। गवर्नमेंट इसके लिए कोई आसान सा रूल्स रेगुलेशंस बनाए, तभी जाके सही मायनों में ये चीजें हो पाएंगी, या ये चीजें या इनके ऊपर जो भी विवाद है वो विवाद खत्म हो पाएगा। नहीं तो नागरिकता को लेकर के, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के जो एक गुमराही का माहौल 2019 से लेकर के अभी तक हमारे सामने आया है वो जारी रहेगा। एसआईआर को लेकर के भी कई तरह की बातें उभर करके आई, और एनआरसी तो बहुत ज्यादा विवादित रहा, लेकिन इसका परिणाम दिख भी रहा है। वेस्ट बंगाल के इलेक्शन और आसाम के इलेक्शन में वो चीजें सामने आई। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि भारत में अवैध घुसपैठ जबरदस्त रूप से उभर के आया है। आसाम की पूरी समस्या
इसी अवैध घुसपैठ से मानी जाती है। वहां की 40% विधानसभा की सीटें अवैध घुसपैठ से प्रभावित होकर के उभर करके सामने आई और आसाम में लंबे समय से उल्फा या बोडो या नेल्ली के दंगे जैसी जो समस्या आई वो भी अवैध घुसपैठ से निकली, जो असमिया के मूल संस्कृति के लोगों को ही वहां माइनॉरिटीज बनाया। ठीक उसी तरह बंगाल में भी बांग्लादेश से जो अवैध घुसपैठ हुआ उसी का परिणाम बंगाल की सामाजिक व्यवस्था में अराजकता की स्थिति पनपते हुए देखी जा सकती है, जिसका परिणाम इलेक्शन में इतना भयंकर दिख रहा है। अभी तक भारत के संसदीय राजनीति के इतिहास में यह कहीं नहीं दिखा कि हारे गए जनप्रतिनिधियों के ऊपर अंडे या सड़े टमाटर फेंके जा रहे थे। कम से कम इतना तो नहीं हुआ। लोगों के अंदर अगर इतनी गुस्सा है तो उस गुस्से के पीछे कहीं ना कहीं ये इलीगल माइग्रेशन से उपजी हुई स्थिति है। तो अब देखिए पासपोर्ट और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के नए अनाउंसमेंट के बहाने गवर्नमेंट का स्टैंड क्या होता है। हमने इस चीज पे बात ये की कि सिटीजनशिप को लेकर के प्रॉब्लम क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। आफ्टर ऑल ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं गवर्नमेंट के स्टैंड पर। तो इंतजार करिए गवर्नमेंट का स्टैंड क्या होता है, फिर इसकी आगे की चर्चा अगले गवर्नमेंट के स्टैंड तक। थैंक यू।